हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से डाल चुकी हूं। और कुल अगर क्लासेस की मैं बात करूं जिसमें हमने हिंदी साहित्य पढ़ाया है आदिकाल से लेकर, तो क्लास नंबर आज हमारे 61 रहने वाली है। यानी कि अभी तक मैं 60 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें केवल और केवल हमने हिंदी साहित्य पढ़ाया है। तो भारतीय काव्य शास्त्र भी साथ साथ मैंने शुरुआत करवा रखी है। तो जो भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो से नए जुड़ते हैं और एस्टेट से संबंधित अगर उन्हें कोई भी वीडियो चाहिए तो मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ में भारतीय काव्य शास्त्र NCERT भी मैंने पढ़ा रखी है एस्टेट के लिए, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो स्पेशल आप कमेंट कीजिए कि मैम ये टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं वो जल्दी ज़रूर आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी। तो आज की जो वीडियो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, UGC नेट के लिए और एस्टेट के लिए। यानी कि हिंदी साहित्य जहाँ भी पूछा जाता है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक वीडियो हिंदी उपन्यास का विकास पर मैंने कल ही डाली थी, तो वो वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देख लिया होगा। और उसमें हमने उपन्यास का सारा सब कुछ मैंने समझा दिया था। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास के जो विभाजन किस प्रकार से किया गया है समय सीमा का, तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद युगीन, ठीक है, 3 प्रकार से बांटा गया है। तो प्रेमचंद पूर्व हमने शुरू कर दिया था, जिसे प्रथम उत्थान नाम दिया गया है। ये सारा हमने पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा एक बार आपको पीछे से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ये सब हमने पढ़ लिए थे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम उपन्यास ही नहीं पढ़ रहे हैं, उन उपन्यासों से संबंधित उनकी जो विषय वस्तु है और जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं उन्हें भी हम कवर करते जा रहे हैं। तो जैसे कि मुझे ध्यान नहीं है कि ये मैंने पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। अगर नहीं भी पढ़ाया तो आप इसे पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनाप शनाप आपको नहीं पढ़ना है। आपको वो पढ़ना है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम पढ़ रही हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक हम कंप्लीट करवा रही हैं। और ये जो 60 क्लासेस हैं ये मैंने सारी की सारी क्लासेस इसी बुक से डाली हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस बुक को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही आसान रहेगा पढ़ना। अब शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने प्रेमचंद पूर्व उपन्यास शुरू कर रखे हैं, जिसे कि प्रथम उत्थान के नाम से जाना जाता है। अब प्रेमचंद को मद्देनजर रखकर इसका काल विभाजन किया गया है उपन्यास के विकास का। तो एक तो प्रेमचंद से पहले, एक प्रेमचंद के बाद और एक प्रेमचंद युगीन, 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रेमचंद पूर्व वाले उपन्यास हमने शुरू कर रखे हैं। और ये भी मैंने बताया था कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए थे वो कुछ ऐतिहासिक भी थे, कुछ सामाजिक उपन्यास भी थे। और प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए थे उपदेशात्मक प्रवृत्ति के उपन्यास थे, मनोरंजन परक भी थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रेमचंद पूर्व मैंने कुछ उपन्यास और उपन्यासकार बताए थे, तो उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। निस्साय हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है। निस्साय हिंदू के बारे में जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर पीछे आपको बताया था और काफ़ी यहाँ पर पढ़ा। राधा कृष्ण दास जी का निस्साय हिंदू मैंने बताया था। राधा कृष्ण दास जी ने इसकी रचना की है। और निस्साय हिंदू हिंदी का पहला एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। ये गोवध निवारण पर लिखा गया है। एक हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय का पढ़ा था, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। और किशोरी लाल गोस्वामी जी का जो कुसुम कुमारी है, ये वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो इस प्रकार की हमने बातें बताई थी। फिर किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ये बातें हमने कल पढ़ ली थी, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पहले का बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब निस्साय हिंदू राधा कृष्ण गोस्वामी जी का है। तो निस्साय हिंदू बताया था गोवध निवारण पर लिखा गया है। और ये हिंदी का एक ऐसा पहला उपन्यास है जो अपने आप में पूर्ण उपन्यास भी है और जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है।
नाटकीय पद्धति का मतलब ये उपन्यास जो है ना नाटकीय शैली में लिखा गया है। अगर इस उपन्यास को आप रंगमंच पर भी प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसमें ऐसी भी शैली विद्यमान है, इस बात से आपको ये समझना है। तो इसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों का निर्माण किया गया है तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि, मतलब जो कथाएं हैं वो एक दूसरे युग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये प्रविधि अपनाई गई है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। टीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप कहीं भी डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर जैसे राजस्थान का आप सेकंड ग्रेड का अगर आप दे रही हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एस्टेट में तो टीजीटी पे इस तरीके से सीधा पूछा जाता है, लेकिन पीजीटी पर डायरेक्ट प्रश्न इस तरीके से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, देवकी नंदन खत्री को हिंदी का किसका माना जाता है। ये दो नाम आएंगे आपको, एक तो किशोरी लाल गोस्वामी और एक देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, और किशोरी लाल गोस्वामी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। अगर आप ये दोनों प्रश्न याद करने में कंफ्यूज हो रही हैं तो आप कैसे याद करेंगे। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है, किशोरी लाल गोस्वामी को। अब किशोर किसको कहते हैं, हम बच्चों को कहते हैं जो 12 से 14 साल तक के, 18 से पहले के रहते हैं। तो किशोर क्या करते हैं, जासूसी करते हैं, घर में ना चाहे कोई भी चीज़ कहीं भी छुपा लो, जासूसी करके उसे निकाले लाते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी और अय्यारी, ठीक है, उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। दोनों बातें आपको याद रह जाएंगी। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। अब मैंने बताया था कि हम सारे उपन्यास और उपन्यासकार पढ़ेंगे, तो आप अपने अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, उनको 3-4 आपका जो पेज है उसको 3-4 कॉलम में आप इस तरीके से विभाजित कर लें। पहले में आप उपन्यासकार लिखें, उपन्यास लेखक का नाम लिखें, फिर यहाँ पर उपन्यास लिखें, यहाँ पर इनका प्रकाशन वर्ष लिखें, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उन्हें आप वहाँ साथ साथ लिखते जाएं। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। देवकी नंदन खत्री के जो कुछ प्रमुख उपन्यास है वो कौन कौन से हैं। चंद्रकांता, ये टीवी पर भी आता था चंद्रकांता, बहुत समय पहले जब हम छोटे थे, जब चंद्रकांता संतति, और इसके 24 भाग 1996 में प्रकाशित हुए। और नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान, भूतनाथ भी एक फिल्म बनी है इसके ऊपर भी। तो इसके 6 भाग हैं, एक अधूरा। तो ये कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछेंगे नहीं कि इसका ये भाग कब प्रकाशित हुआ, ये किस प्रकार से, ठीक है। बाकी जो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रचनाएं आपको सारी याद करनी है। जितनी हिंदी साहित्य की अगर आप टीचर बनने के लिए जा रही हैं तो जितनी ज़्यादा आप रचनाएं याद करेंगे, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, पेपर सॉल्व करने में आपको उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि पेपर में केवल रचनाएं डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रचना किसकी है। बाकी आपको देखो ऐसे मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है, रचनाएं क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछी जाती हैं। तो कई जगह पर ऐसे ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपको रचनाएं पता है तो वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं। तो कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं आप याद करें। तो देवकी नंदन खत्री का किस प्रकार से याद रखेंगे, जैसे कि चंद्रकांता किसी का नाम है, चंद्रकांता संतति, इसी से आप याद रख सकते हैं। चंद्रकांता, नरेंद्र, वीरेंद्र, कुसुम कुमारी, ये सारे मिलकर कहाँ जाते हैं, काजर की कोठरी पर जाते हैं अनूठी बेगम से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर इन्हें भूत मिल जाते हैं। तो आसान सी ट्रिक है देवकी नंदन खत्री, क्योंकि इनके जो उपन्यासों के नाम है ये सारे तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों से संबंधित हैं, तो ये नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसे याद रखना। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग पूरे किए, यानी कि भूतनाथ जो उपन्यास है इसका जो अधूरा पार्ट रह गया था, कुछ भाग रह गए थे, उनको पूरा किया देवकी नंदन खत्री के बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री ने। अब बात आता है गोपाल राम गहमरी को हिंदी में, मैंने किशोरी लाल गोस्वामी बोल दिया, ये गोपाल राम गहमरी है।
तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? गोपाल राम गैमरी को। तो गोपाल से सॉरी ये याद रह गया, गोपाल भी कौन होते हैं? किशोरी होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना भाई। और जो गोपाल होते हैं वो ज़्यादा जासूसी करते हैं, ऐसे कर लेना, ठीक है। गोपाल राम गैमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। और गोपाल राम गैमरी की भी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, जैसे कि अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून। तो जैसे आप सभी के देखो सारे उपन्यासों के नाम से ही पता चल रहा है, ये सारे उपन्यास जो है जासूसी प्रवृत्ति के उपन्यास हैं। और जासूसी कौन करते हैं? गोपाल। गोपाल भी किशोरी होते हैं, बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बना रखी थी और ये किशोरी लाल गोस्वामी मेरे मुंह से निकल गया। तो गोपाल राम गैमरी है ये। गोपाल राम गैमरी को क्या माना जाता है? जासूसी उपन्यासों का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? जैसे गोपाल है ना, गोपालों ने क्या देखी? एक अद्भुत सी लाश देखी, उसमें बेकसूर को फांसी दी गई थी और वो लाश सरकती लाश थी। खून, अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि खूनी कौन? बेगुनाह का खून कर दिया, यही जासूस की भूल थी भाई, ये तो एक अद्भुत सा खून है। तो इन्हें ना आप इस तरीके से याद कर ले, बहुत ही आसान है। तो गोपाल राम गैमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ। और अगर आपके दिमाग में किशोर बैठ गया है तो भी याद रखना कि किशोर भी कौन होते हैं? गोपालक जो होते हैं वो किशोर होते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। गोपाल राम गैमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोपाल राम गैमरी को हिंदी का क्या माना जाता है? कानन डायल माना जाता है, सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास हैं, लेकिन ये उपन्यास आपको इतने ज़्यादा ये रटने नहीं है। जो आपको याद करने हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, बाकी इस बुक में दे बहुत कुछ रखा है, तो आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। पंडित बालकृष्ण भट्टकृत 100 अजान 1 सुजान बताया था मैंने, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 1 अजान 100 सुजान, ये 3 उपन्यास है, तीनों महत्वपूर्ण है बालकृष्ण भट्ट के। तो जो 100 अजान 1 सुजान उपन्यास है वो हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट के, मैंने कहा था तीनों के तीनों रट लेने हैं, क्योंकि ये क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछे जाते हैं। और क्रम से मैंने बताया था, सबसे पहले रहस्य कथा, फिर नूतन ब्रह्मचारी और फिर 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। और 100 अजान 1 सुजान जो उपन्यास है ये हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान यानी कि किसी चरित्र पर आधारित है ये। अब आता है द्वितीय उत्थान, प्रेमचंद युग। इससे पहले प्रेमचंद पूर्व युग हमारा समाप्त हो जाता है और द्वितीय उत्थान हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग, मैंने बताया था 3 उत्थानों में अगर इसे बांटे हम, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर। तो प्रेमचंद पूर्व जितने भी उपन्यास के कार थे जिसमें हमने पढ़ा गोपाल राम गैमरी, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो ये सारे हमने, बालकृष्ण भट्ट है, इन सभी, राधा कृष्ण गोस्वामी है, तो इन सभी के उपन्यास हमने पढ़े। और अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ना ये भी ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के समकालीन, प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास कौन से थे, क्योंकि कई बार क्रम से लगाना आ जाता है, तो ऐसे में आपको छांटना आसान हो जाएगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो द्वितीय उत्थान हम शुरुआत करते हैं। द्वितीय उत्थान को क्या कहते हैं? प्रेमचंद युग कहते हैं, यानी कि इस युग का नाम प्रेमचंद को आधार बनाकर दिया गया। मुंशी प्रेमचंद का जो समय सीमा 1880 से 1936 ईस्वी तक रहा है और इनका मूल नाम धनपत राय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे, ठीक है। तो आपसे रचनाएं पूछ ले कि नवाब राय के नाम से हिंदी में कौन लिखता था, तो मुंशी प्रेमचंद ही लिखते थे। अगर इनका मूल नाम पूछ ले तो धनपत राय आपको बताना है। 1880 में इनका जन्म हुआ था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक
दया नारायण निगम ने दिया, यानी कि धनपत राय को। इनका मूल नाम तो क्या था, धनपत राय, लेकिन हिंदी साहित्य में किस नाम से प्रसिद्ध है, मुंशी प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो प्रेमचंद नाम किसने दिया, उर्दू के एक लेखक थे दया नारायण निगम, इन्होंने प्रेमचंद नाम इनको दिया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। अब उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है, तो उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद जाने जाते हैं। अभी आपको बताया कि वैसे तो इनका नाम धनपत राय है, लेकिन प्रेमचंद नाम दिया दया नारायण निगम ने, और जो उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी वो बंगला भाषा के एक कथाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। अब आप सभी को ध्यान से रखना है कि प्रेमचंद के उपन्यासों से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे। तो प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया, फिर इन्होंने पहले वो उपन्यास उर्दू में लिखे, उसके बाद उर्दू में जो उपन्यास लिखे उनका हिंदी में रूपांतरण किया। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किस नाम से हिंदी में रूपांतरण किया, कौन से उर्दू के उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण किया, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारे थोड़े से इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये बात आपको सारी पढ़नी है। मूल उर्दू उपन्यास, तो यानी कि मूल रूप से ये किस में लिखे थे, उर्दू में लिखे थे। कब लिखे थे, इनके वर्ष दे रखे हैं। फिर इनका हिंदी में रूपांतरण किया तो किस वर्ष किया, ये वर्ष दे रखे हैं। अब सबसे पहले आपको देखना है असरारे माविद। असरारे माविद नाम से एक उपन्यास लिखा मुंशी प्रेमचंद ने, और उर्दू में लिखा। कब लिखा, 1903 से 1905 में। लेकिन इसी उपन्यास का, असरारे माविद उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण किया और उसको नाम दिया देवस्थान रहस्य, और इसका रूपांतरण कब किया, 1905 में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, हम खुरमा व हम सवाब, प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह। तो ये हम खुरमा व हम सवाब, इसमें भी दो नाम है, तो इसमें भी प्रेमा और दो सखियों का विवाह। तो इसका नाम से हिंदी में रूपांतरण करके ये उपन्यास लिखा, और ये 1907 में लिखा, ये 1906 में लिखा था। तो बस आपको ना सन नहीं रटने, बस ये याद रखना है कि इसका हिंदी में किस नाम से रूपांतरण किया। तो जब गबन उपन्यास से तो आप सभी बिल्कुल परिचित हैं, जो प्रेमचंद ने गबन उपन्यास लिखा, और ये उर्दू में किस नाम से लिखा गया था, किसना। किसना नाम का जो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा, उसी का हिंदी में रूपांतरण किया गबन, ये 1931 में किया। और जलवाए इसार जो उपन्यास 1912 में लिखा उर्दू में, उसी को हिंदी में रूपांतरित किया वरदान नाम से। और बाजारी हुस्न, तो ये सब आपको पता है, गबन, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, करमभूमि, तो ये निर्मला, गबन, गोदान, ये सारे हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर हम केवल ये पढ़ रहे हैं जो मूल रूप से उर्दू में लिखे गए और बाद में इनका हिंदी में रूपांतरण किया गया। जलवाए इशार, ये वरदान नाम से रूपांतरण किया। बाजारे हुसन, सेवा सदन, इम्पोर्टेंट है ये याद रखना। सेवा सदन जो उपन्यास है 1918 में इन्होंने लिखा, वरदान 1921 में लिखा, और बाजारे हुस्न याद रखना है, इस उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। आगे है गोशाएं आफियत, तो इसका हिंदी रूपांतरण किया प्रेमाश्रय नाम से, और प्रेमाश्रय 1922 में लिखा। उसके बाद चौगाने हस्ती, तो ये रंगभूमि है, और ये इम्पोर्टेंट है, बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती, ये प्रश्न ना कई बार पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो चौगाने हस्ती ये उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखा, और इसका हिंदी में रूपांतरण रंगभूमि नाम से किया, और ये 1925 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। असरारे माविद अभी हमने पढ़ा था। असरारे माविद ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, जो कि प्रथम उपन्यास इन्होंने कहाँ लिखा था, उसमें 1903 से 1905 के बीच में लिखा, और प्रथम उपन्यास प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखा था। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, ये बातें भी आपको याद रखनी है।
प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। ये बात भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो पहले उर्दू में लिखते थे। तो पहला अभी तक देखा कि ये सारे तो रूपांतरण थे, उर्दू का हिंदी में रूपांतरण किया, लेकिन ऐसा कोई उपन्यास भी होगा हिंदी में जो मूल रूप से शुरू में ही हिंदी में लिखा, तो वो है कायाकल्प। आपको ऐसे याद रखना है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा जो प्रथम उपन्यास है वो कायाकल्प है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। तो जो रूठी रानी, ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। पहला हिंदी में लिखा हुआ हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास आपसे पूछे तो कायाकल्प बताना है। पहला मुंशी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास पूछे तो आपको रूठी रानी बताना, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नलिखित है। अब बात आती है बिल्कुल एकदम जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यास को आपको क्रम से लिखना है सबसे पहले तो, और फिर उनकी विषय वस्तु भी यहाँ पर साथ साथ दी गई है। तो विषय वस्तु के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, प्रेमचंद जी का अभी हमने पढ़ा था देवस्थान रहस्य, तो ये मुआसिद वाले का हिंदी रूपांतरण था, असरारे मुआविद वाले का देवस्थान रहस्य। तो यहाँ पर अब उन्हें हम छोड़ देते हैं, पहले सभी उपन्यास हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी के और रचना क्रम के अनुसार हैं ये। तो सबसे पहला उपन्यास है देवस्थान रहस्य, ये हिंदी में है। प्रेमा, फिर सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। अगर आपको याद नहीं होते, आप ट्रिक अगर आप पूछना चाहते हैं हर एक राइटर की मैं ट्रिक बताऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैम हमें रचनाएं याद नहीं होती, आप हमें ट्रिक से याद करवाएं, तो मैं ये उससे ट्रिक भी बता दूंगी आपको। बाकी यही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो देवस्थान वाला 1905 में प्रकाशित हुआ। तो देवस्थान आप समझ रहे होंगे मंदिर वगैरह से संबंधित है। इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार, पाखंड की आलोचना की है। प्रेमा नामक जो उपन्यास है 1907 में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। ठीक है, प्रेम आ गया तो वहाँ विवाह संबंधी बातें हैं। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। ये वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। इम्पोर्टेंट है ये, इसका ये विषय वस्तु भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये उपन्यास इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वरदान नामक जो उपन्यास 1921 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। ये पूछे जाते हैं, आपको फिर से कह रही हूँ कि विषय वस्तु आपको जरूर पढ़नी है। प्रेमाश्रम में क्या है, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। और रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। आपको कितनी बातें याद रखने, प्रेमाश्रम में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों का क्या संबंध था। अब औपनिवेश से आप समझ रहे होंगे कि भारत पहले इंग्लैंड का अधीन था, तो भारत क्या हुआ, इंग्लैंड का औपनिवेशिक हुआ। तो उस समय जो जमींदार और किसानों का संबंध था उसका चित्रण किया गया है। तो औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है, ऐसे याद रखना है। बाकी जो रंगभूमि है, इसमें रंग कौन कौन दिखाता है, कौन भाई, औद्योगिकरण के दोष, जो हमारा आजकल औद्योगिकरण हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके दोष हैं। और पूंजीवादी उद्योग तो आप समझते हैं, उद्योग से ही क्या बना है, ये औद्योगिकरण बना है। तो उद्योग आपके दिमाग में आते ही औद्योगिकरण का अर्थ भी उद्योग, काम धंधे, फैक्ट्री जो भी हैं आपकी, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो औद्योगिकरण के जो दोष हैं और पूंजीवादियों की शोषण नीति, पूंजीवादी जो शोषण करते हैं, समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक और एक शोषित वर्ग। ठीक है, तो पूंजीवादियों की शोषण नीति, औद्योगिकरण के दोष, अंग्रेजों के अत्याचार एवं देखो 1925 में लिखा है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, तो आपके दिमाग में इससे पहले वाली स्थिति आ जाएगी, भारत की क्या स्थिति थी। तो रंगभूमि का जो आपका जो विषय वस्तु है वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा।
भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता, यानी कि भारत के जो शिक्षित लोग थे उनका गिरा हुआ जो चरित्र है उसका विश्लेषण भी इस उपन्यास में किया गया। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला जो उपन्यास है कायाकल्प, और ये प्रश्न पूछा जाता है पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। तो कायाकल्प भी, क्योंकि ये प्रेमचंद जी का पहला मूल हिंदी में लिखा गया नाटक है, तो 1926 में प्रकाशित हुआ। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। और जो द्वितीय उत्थान है ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके हम 2 पार्ट कर देंगे। आगे प्रेमचंद का आ जाता है निर्मला। इनकी ट्रिक भी बता दूंगी मैं आपको, जो ट्रिक मैंने बना रखी थी। निर्मला वाला जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निर्मला जो उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ, इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। निर्मला की शादी हुई, इसको ट्रिक से याद कर लेना। निर्मला की शादी हुई तो एक तो उसका अनमेल विवाह कर दिया गया, मतलब उसका जो जोड़ीदार था उसके मेल का नहीं था, और दहेज की समस्या का इसमें चित्रण दिखाया गया। तो इसी से याद हो जाएगी आपको ये ट्रिक। गबन, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। ठीक है। और असंगति क्या, यथार्थ। असंगति का मतलब विसंगति, असंगति आप समझ रहे होंगे, जैसे कि जो मध्य वर्गीय जो समाज है उसकी निराशा, उसकी कुंठा, द्वेष, इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं ये सारी विसंगति के अंदर आ जाती हैं। और इन विसंगतियों का बिल्कुल यथार्थ मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है। आभूषणों से संबंधित भी है ये। और कर्म भूमि जो उपन्यास है ये 1933 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 1936 में प्रकाशित हुआ। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन, तो ये तो गोदान वाला तो आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो इसमें किसान जीवन की गाथा का चित्रण किया गया और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। मंगलसूत्र इनका एक उपन्यास है, और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो वह है मंगलसूत्र, और ये 1948 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारी बातें आपको पता चल गया होगा। अब याद कैसे करेंगे, तो देवस्थान वैसे यहाँ से आप याद करते हो, देवस्थान में प्रेम हुआ, सेवा सदन, देवस्थान में प्रेमा ने सेवा की। देखो ऐसे याद करना है, देवस्थान यानी कि किसी मंदिर में प्रेमा नाम की कोई स्त्री है, उसने सेवा की, सेवा से उसे वरदान मिला, वरदान से जिंदगी में प्रेम भर गया, प्रेम ने रंग खिलाने शुरू किए। ये मैंने भी ऐसे ही कर रखे थे। ठीक है। प्रेम से रंग, और रंग किसका बदला, निर्मला का बदला। फिर गबन, कर्म भूमि, गोदान और मंगलसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ही याद रह जाते हैं, तो ये मैंने ऐसे ही कर रखे थे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रतिज्ञा नाम का जब उपन्यास पढ़ेंगे तो ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिज्ञा नाम का जो उपन्यास, नहीं, जो प्रेमा उपन्यास वह बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित होने से पहले ये उपन्यास किस नाम से लिखा गया था, तो ये प्रेमा उपन्यास प्रेमा नाम से लिखा गया था। तो दोनों बातें आपको इसकी याद रखनी है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रेमचंद ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे। देखो प्रेमचंद के जो उपन्यास है ना, इस शब्द को आप तोड़ के इसका अर्थ समझ लेंगे तो प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। आदर्श की तरफ उन्मुख करने वाले, यानी कि आदर्श की तरफ ले जाने वाले उपन्यास, और यथार्थवादी होता है कि समाज में जैसा देखा, जिस स्थिति का अंकन किया लेखक ने, वैसा ही कि वैसा अपनी रचनाओं में लिख दिया। तो इन्होंने कैसे उपन्यास लिखे, आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी उपन्यासों की
परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? प्रेमचंद ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये पॉइंट जो है रखा हुआ मिलता है, और प्रतिज्ञा वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आगे आता है, विशंबर शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यास लिखे। अब देखो, हम प्रेमचंद युग पढ़ रहे हैं, तो प्रेमचंद के जो समकालीन उपन्यासकार हैं वो सारे भी पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने प्रेमचंद पढ़ा, प्रेमचंद के समकालीन दूसरा नाम आता है विशंबर शर्मा कौशिक, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। इनके 3 ही उपन्यास हैं, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। देखो, माँ भिखारी है इसलिए वह संघर्ष करती है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिक भी तीनों की मैंने साथ साथ बता दी है। आप ये मत सोचना कि माँ को भिखारी क्यों बता दिए, मैंने मात्र सिर्फ ट्रिक बताई है। और सबकी माएँ नहीं है, बहुत सी माएँ ऐसे हैं जो सड़क पर भीख भी मांगती हैं। गरीबी का हालात जब आप सड़कों पर जाके देखेंगे तो पता भी चल जाएगा। माँ, भिखारिणी, संघर्ष, ठीक है, 3 उपन्यास हैं, तीनों विशंबर शर्मा कौशिक के हैं। अब माँ जो उपन्यास है, माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया, जैसे कि नाम से ही पता है। भिखारिणी में क्या है? अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। अब जो भिखारी होते हैं सड़क पर, वो ऐसे अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, मतलब जो भी है, तो अंतरजातीय विवाह की समस्या है और प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। उसके बाद संघर्ष, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। शिवपूजन साय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। तो शिवपूजन साय का कौन सा है? देहाती दुनिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वैसे भी पूछ लिया जाता है कि देहाती उपन्यास जो है ये किसका है, तो ये शिवपूजन साय का है, जो 1926 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। तो किसका नाम आगे शिवपूजन सहायकार। शिवपूजन सहाय का कौन सा उपन्यास है? देहाती दुनिया। और देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यास की रचना की। तो ये सारे प्रेमचंद युगीन ही है। तो गोपाल राय के अनुसार, आगे हम पढ़ रहे हैं चंडी प्रसाद हृदयेश के, तो इन्होंने 2 लिखे, मनोरमा और मंगल प्रभात। याद करें तो इन्हें कर सकते हैं, बाकी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है पांडे बेचैन शर्मा उग्र, और पांडे बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यास हम ना पढ़े ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वीडियो भाई 32 मिनट के हो गए। अब हम पांडे बेचैन शर्मा से ना कल से शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। द्वितीय उत्थान है, प्रेमचंद युगीन है, और पार्ट 1 के नाम से मैं इसे डाल दूंगी। तो प्रथम उत्थान वाला तो हमारा पार्ट 1 में ही आ गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।